प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार दीवान, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। छात्रों, मेरे इस लिंक पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं विभिन्न विषयों पर और विभिन्न टॉपिक्स पर। आज स्नातकोत्तर एमए हिंदी द्वितीय सत्र प्रश्न पत्र आधुनिक गद्य साहित्य पाठ्यकृति पाठ्य रचना उसने कहा था कहानी, जिसके रचनाकार हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। छात्रों, ये विश्व पटल पर आज भी प्रासंगिक, आज भी चर्चित विश्व की एक अनमोल कहानी है, अद्वितीय कहानी है। बीबीसी ने संपूर्ण विश्व में हिंदी की 10 कहानियों में से इस कहानी को अग्रगण्य मानते हुए विश्व की प्रेम कथाओं में भी शीर्षस्थ रूप से इस कहानी को स्थान दिया है। ये कहानी, इस कहानी का शीर्षक ये बार बार पाठकों को प्रेरित करता है और इस कहानी का पुनर्पाठ, इस कहानी की पुनरालोचना, इस कहानी की पुनर्चर्चा, इस कहानी की पुनर्समीक्षा निश्चित रूप से इस कहानी की सफलता है, इस कहानी के शिल्प की सफलता है, इस कहानी के कथानक की सफलता है। शीर्षक, कथानक, देश काल और वातावरण और सोद्देश्यता, संपूर्ण फलक पर यह कहानी, जिसको कहें सुपर हिट है या संपूर्ण रूप से सफल है। छात्रों, इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। जब ये बात कह रहा हूं आपसे कि एक कहानी पर अगर 2.5 से 3 घंटे की फिल्म जो आज से कई वर्षों पूर्व बन चुकी, इसका मतलब है कि इस कहानी का प्लॉट कितना बड़ा होगा, इस कहानी की कथा वस्तु कितनी महान और कितनी व्यापक होगी। तो कहानी की व्यापकता और कहानी की विशदता को या इस कहानी को महाकथा के रूप में हिंदी के प्रख्यात समीक्षक द्वय पंडित नंददुलारे वाजपेयी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों ने ही स्वीकार किया है। छात्रों, इसी प्रकार हिंदी के प्रख्यात समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि इस कहानी को बार बार पढ़ने की जरूरत है, नए सिरे से जानने की और नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है। निश्चित रूप से यह उल्लेखनीय तत्व है कि इस कहानी ने अपनी कथा यात्रा के 105 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, अर्थात इस कहानी का जीवन काल 1 शताब्दी से अधिक व्यतीत हो चुका है। तथापि आज भी यह कहानी लोक मन में इस तरह से समाई हुई है कि इस कहानी के बारे में सुनने वाला, इस कहानी को जानने वाला, इसका नया पाठक भी आज के संदर्भों में मौजूद है और इस कहानी का प्राचीन पाठक भी इस कहानी का पुनर्पाठ करना चाहता है। कल से लेकर के आज तक हिंदी आलोचकों और समीक्षकों की समीक्षाएं भी इस कहानी को लेकर के शोध की दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से निरंतर गतिशील है। तो निश्चित रूप से 100 वर्षों से अधिक की यात्रा करने के बाद भी कहानी का अस्तित्व में होना, कहानी का चर्चित होना, कहानी का अन्य कहानियों के संदर्भ में या उसकी तुलना में विशेष रूप से उत्कृष्ट हो जाना, ये इस कहानी की एक अद्भुत या अलग पृथक विशेषता ही कही जा सकती है।
छात्रों, मैं अपने व्याख्यान के आगे स्लाइड्स के माध्यम से या विभिन्न बिंदुओं और उप बिंदुओं के माध्यम से इस कहानी के मर्म, इस कहानी के शिल्प, इस कहानी के कथानक और इस कहानी के जो अन्य तत्व हो सकते हैं, चाहे वो उद्देश्य हो, चाहे वो देशकाल या वातावरण हो, चाहे वो चरित्र हो या चाहे वो भाषा हो, इन सारे संदर्भों पर हम इसकी पड़ताल करेंगे, इस पर बात करेंगे। इस कहानी पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस कहानी में जानने की बहुत सारी दिशाएं हो सकती हैं। जैसा इस कहानी का शीर्षक है, उसने कहा था, शीर्षक को ही अगर चुन लिया जाए तो इस शीर्षक पर ढेर सारी बातें की जा सकती हैं, क्योंकि यह शीर्षक इस बात को पाठक के मन में प्रवृत्त करता है कि किसने कहा था, क्या कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, कहां पर कहा था, कैसे कहा था। अब अगर ये सारे उत्तर जानने हैं तो फिर कहानी पढ़नी पड़ेगी। लहना सिंह को जानना होगा, वजीरा सिंह को जानना होगा, वजीरा सिंह के पुत्र बोधा सिंह को जानना होगा और इस कहानी की नायिका सूबेदारिन के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानना होगा। और तब कहीं जाकर के इस कहानी के अंत में पाठक को ये बात जाकर के ना केवल पता लगती है, बल्कि वह उसको अंगीकृत करता है, उसे महसूस करता है कि वाकई में उसने कहा था का सही अर्थ क्या है, उसकी तारतम्यता क्या है और उसकी सार्थकता क्या है। छात्रों, देखिए, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ। यह कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका उस समय की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और इस संदर्भ में आपको एक बात और रेखांकित करना चाहूंगा कि उस समय, जिस समय इस कहानी का प्रकाशन हुआ, प्रसाद और प्रेमचंद कहानी के क्षेत्र में अवतरित हो चुके थे। प्रसाद और प्रेमचंद दोनों ही हिंदी गद्य और हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक अन्यतम और शीर्षस्थ स्थान रखते हैं। पर प्रसाद की कहानी या प्रेमचंद की कहानी, जहां वर्ष 1916 में पंच परमेश्वर नामक प्रथम कहानी के माध्यम से प्रेमचंद अपने कहानी लेखन का सूत्रपात करते हैं, उसके ठीक एक वर्ष पूर्व पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी इस कहानी का सृजन कर लिया था, जो 1915 में प्रकाशित हुआ, अर्थात ठीक प्रेमचंद के पहली कहानी के प्रकाशन से एक साल पूर्व। 1915 का समय एक ऐसा समय था कि हिंदी गद्य विधाओं का विकास, हिंदी गद्य की विविध विधाएं अपना रास्ता बनाने के लिए, अपने शिल्प की तलाश के लिए, भाषा के विन्यास के लिए या गद्य के जो प्रतिमान हो सकते हैं, उन प्रतिमानों को प्राप्त करने के लिए मानव गद्य विधा के साथ हिंदी कहानी की विधा भी संघर्ष कर रही थी और बहुत सारे साहित्यकार इस सपने को पूरा करने में लगे हुए थे। और ठीक इसी समय एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कहानी, जो वर्ष 1915 में प्रकाशित होती है, संभवतः यह कहानी किसी सत्य घटना पर आधारित हो, क्योंकि यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी का आरंभ अमृतसर की गलियों, अमृतसर के बाजारों से होता है, जहां बहुत कम उम्र के बालक और बालिका जो अजनबी होते हैं और अमृतसर की गलियों में आकर के मिलते हैं और दोनों में एक प्रकार के स्नेह भाव का संचार होता है। दोनों में अनजाने ही एक प्रकार के संबंध जो हैं वो निर्मित हो जाते हैं। और जो इस कहानी का नायक है, उस समय मात्र 12 वर्ष का था। जी हां, मैं नाम ले रहा हूं फ्रांस और बेल्जियम के मैदानों में 68 अर्थात 68वीं सूची और घायल होने के बाद मृत्यु को, शहादत को प्राप्त लहना सिंह नंबर 77, जमादार लहना सिंह, तो फ्रांस और बेल्जियम के मैदानों में युद्ध करते हुए लहना सिंह तो शहादत को प्राप्त कर लेते हैं,
लेकिन आज 105 वर्षों के बाद भी लहना सिंह का यह चरित्र जो है एक मिथकीय चरित्र के रूप में आज भी विद्यमान है और आज भी वो हमारी आत्मा को और हमारे हृदय को अपने त्याग से, अपने प्रेम से, अपने बलिदान से और उसके हृदय में प्रेम का जो दिव्य भाव था सूबेदारिणी के प्रति, वो भाव जब लहना सिंह के व्यक्तित्व का और कृतित्व का इस कहानी के माध्यम से आता है तो यह कहानी बार बार दस्तक देती है पाठकों के मन में। यह कहानी बार बार दस्तक देती है हिंदी समीक्षकों और आलोचकों को कुछ नया जानने के लिए। और जब जब इस कहानी को पढ़ा गया, जब जब इस कहानी की आलोचना की गई, तब तब नए अर्थ और नए संदर्भ, नए आयाम और नई दिशाएं जो हैं वो इस कहानी को प्राप्त होती हैं। निश्चित रूप से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी संपूर्ण हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के पूर्व अपनी इस कहानी को लिख करके और इस कहानी के साथ जो उनकी अन्य दो कहानियां थी, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये तीन कहानियां उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये तीन कहानियां इस कहानी के रचनाकार यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सदा सदा के लिए अमर कर देते हैं और महाकहानीकार के रूप में स्थापित कर देते हैं। और एक बात और कहूंगा छात्रों कि 1915 की कालावधि में जब इस कहानी का प्रकाशन हुआ तो निश्चित रूप से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जिस कौशल, जिस चातुर्य के साथ इस कहानी को लिखा, तो ये अचरज होता है, ये आश्चर्य का विषय है, ये विस्मय का विषय है कि जब कहानी के तत्वों का पूर्ण संज्ञान उस समय के रचनाकारों को नहीं था, या किसी कहानी को सफल बनाने के लिए उस कहानी के लिए कौन कौन से तकनीक निर्मित किए जाएं, उस तकनीक का ज्ञान नहीं था। अर्थात हिंदी गद्य का विकास जो था वो अपनी शैशवावस्था, तो शैशवावस्था क्या कहें, हिंदी कहानी अपने घुटनों के बल चलने की कोशिश कर रही थी, अर्थात ये उसका प्रारब्ध था, ये उसका बाल्यपन था। और ऐसे समय में भी एक सफल कहानीकार आता है और संपूर्ण हिंदी जगत को, संपूर्ण हिंदी कथा साहित्य को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कथा को पढ़ने वाले पाठक समाज को एक ऐसी अद्वितीय, एक ऐसी अनमोल कहानी जो है वो सौंप देता है, जिसकी चर्चा हम अभी भी कर रहे हैं और चर्चा लगातार, उसकी चर्चा जो है वो समसामयिक संदर्भों में हो रही है। छात्रों, इस कहानी के दो आयाम हम मान सकते हैं। एक आयाम युद्ध का है और दूसरा आयाम उसके प्रेम का है। और तीसरा आयाम युद्ध और प्रेम के परिदृश्यों से निकल करके कर्तव्य और प्रेम भाव के साथ शहादत का जो प्रसंग आता है वो इस कहानी को अमरत्व प्रदान करता है। निश्चित रूप से इस कहानी को प्रेम कथा के रूप में भले ही स्वीकार किया गया हो, पर यह कहानीकार की ही निराली सफलता थी कि कहीं भी इसमें किसी भी प्रकार के प्रेम प्रसंग या कहीं भी प्रेम के शब्द या उस प्रेम के दृश्य का कहीं कोई चित्रण नहीं किया गया है। अर्थात इस कहानी की स्वदेशता में प्रेम का तत्व विद्यमान तो है, पर यह प्रेम किसी विरही वेदना से उमड़ा हुआ प्रेम नहीं है। ये प्रेम किसी प्रिय या प्रिया को प्राप्त करने की आकांक्षा से उपजा हुआ प्रेम नहीं है। यह प्रेम किसी शारीरिक आकांक्षा को धारण नहीं करता, तथापि इस प्रेम में जो त्याग का भाव है, जो बलिदान का भाव है, इस प्रेम में जो कर्तव्य के निर्वाह का जो भाव है, वचनों को निभाने का जो भाव है, ऐसे अद्भुत प्रेम का चित्रण जो है कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से किया है। लहना सिंह 25 वर्षों के बाद जब उसकी दूसरी मुलाकात सूबेदारिणी से होती है, ये सूबेदारिणी वही होती है कि जो 12 वर्ष की उम्र में जब ये दोनों छोटे थे, अमृतसर की गलियों और बाजारों में इनकी भेंट हुई थी। और जब उसने बार बार पूछा था उस लड़की से कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, उस लड़की ने दोनों तीनों बार उसकी बातों को अनसुनी कर दिया, कभी मुस्कुरा दिया, कभी भाग गई और कम से कम 2 या 3 बार धत्त कह करके उन्होंने इसका उत्तर जो है वो दिया।
कहानीकार ने जो धत्त शब्द का प्रयोग किया है वो उस कम उम्र की बालिका की झिझक को प्रदर्शित करता है, उसके लालित्य को प्रदर्शित करता है और उसके हृदय में निहित प्रेम को प्रदर्शित करता है और इसी के साथ साथ शालीनता और मर्यादा के भाव को भी प्रदर्शित करता है। और जब दूसरी भेंट होती है तो वो सूबेदारिनी कहती है कि ये मेरा रेशमी शालू नहीं देख रहे हो? हाँ, हो गई। तो छात्रों, यद्यपि इस कहानी के 5 भाग हैं, पर इस कहानी के घटना स्थल को मैंने 2 भागों में आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि एक दृश्य अमृतसर का है और दूसरा दृश्य जो है वो फ्रांस और बेल्जियम का वो युद्ध का मैदान है कि जहां लहना सिंह जर्मनों के विरुद्ध जो है वो युद्ध कर रहा था। और इस युद्ध में चूंकि उसने सूबेदारिनी को इस बात का वचन दिया था कि वो सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह के जान की रक्षा करेगा, और यही बात उस सूबेदारिनी ने भी उससे कही थी बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के, यह कहते हुए कि एक बार तुमने अमृतसर में मेरी जान बचाई थी और अब अवसर है कि मेरा जो तुम्हारे सूबेदार हैं वो मेरे पति हैं और मेरा पुत्र भी तुम्हारे साथ जा रहा है, तो जरूरत पड़ेगी तो इनके प्राणों की रक्षा करना। आइए कहानी का अंतिम दृश्य कि फ्रांस और बेल्जियम के मैदानों में लहना सिंह घायल हो गया और उसके पूर्व उसने वजीरा सिंह और बोधा सिंह को सकुशल उनके घर की तरफ रवाना कर दिया और अंत में उसका यह संदेश देना कि जाओ उससे कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। तो छात्रों, ये तो थी कहानियों के बारे में मेरी कुछ प्रतिक्रियाएं। बहुत लंबी बात हो सकती है इस कहानी पर, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है इस कहानी के प्रत्येक शब्द पर, पृथक पृथक रूप से अलग अलग डायमेंशंस में या अलग अलग दिशाओं के साथ कहानी की तात्विक समीक्षा की जा सकती है। पर चूंकि ये वीडियो टॉक है, बहुत लंबा होगा तो तकनीकी समस्याएं आएंगी। तो छात्रों, आइए अब चलें कि मैंने कुछ पॉइंट, कुछ फुटनोट्स आपके लिए तैयार किए हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे और इस कहानी को आप सरल तरीके से समझ पाएंगे। इस कहानी के जो अन्य प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का भी खुलासा मेरे इस व्याख्यान से होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आइए अब हम इस कहानी के तात्विक विवेचन या इस कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। प्रिय छात्रों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और संपादक के रूप में विशिष्ट पहचान रखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान और राजनीति एवं समसामयिक सामाजिक स्थिति और रीति नीति में थी। आम हिंदी पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग भी उन्हें अमर कहानी उसने कहा था के रचनाकार के रूप में आज भी पहचानता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था हिंदी की पहली सर्वोत्तम श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है कि इस संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। इस कहानी का पात्र लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह की प्राण रक्षा की। ऐसा लहना सिंह ने सूबेदारिनी के मात्र उसने कहा था, इस वाक्य को ध्यान में रखकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया।
जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस उक्ति को चरितार्थ करता है। उसने कहा था, कहानी का शीर्षक भी है, जो शीर्षक को एक विशेष सार्थकता प्रदान करता है। छात्रों, शीर्षक पर ही अगर विचार किया जाए तो आमतौर पर संवाद की खूबी यह होती है कि जो कहा जाए वह सुन लिया जाए। कुछ विरले लोग होते हैं जो वह भी सुन लेते हैं जो कहा नहीं गया होता। 105 साल पुरानी अमर कहानी उसने कहा था का मुख्य पात्र लहना सिंह हो या रेशम से कढ़े पल्लू वाली अमृतसर के बाजार में उसे मिली लड़की, जो कालांतर में सूबेदारिनी बनकर फिर कुछ कहती है। दोनों ने एक दूसरे को बिना कहे भी बहुत कुछ कहा और कहे हुए के अलावा वह सब भी ठीक से सुना गया जो कहा नहीं गया था। वाकई में यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही कमाल था कि इस अविस्मरणीय प्रेम कहानी में प्रेम शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। लहना बचपन में मिली लड़की की कुड़माई पर पागल क्यों हो गया था? लहना ने बाद में उसके पति और बेटे की जान बचाकर स्वयं को शहीद क्यों किया? इन सब को देखते हुए क्या कहानी में प्रेम शब्द लिखा जाना जरूरी था? नहीं। लहना ने वह सुना जो सूबेदारिनी ने नहीं भी कहा था। हिंदी के अनन्य आराधक और मौलिक प्रतिभा के धनी अमर कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। यह कहानी जगत में, साहित्य जगत में न केवल मुक्त कंठ से अभिनंदित की गई वरन कलात्मकता की दृष्टि से इसे अद्वितीय कहानी घोषित किया गया। इन्हीं दिनों कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भी प्रकाशित हो रही थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर सरस्वती पत्रिका में ही सन 1916 में प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी कला के विकास के इस क्रम में सरस्वती द्वारा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंदु द्वारा बाबू जयशंकर प्रसाद और श्री मन्नन द्विवेदी द्वारा सप्त सरोज की भूमिका में प्रेमचंद का अभ्युदय हुआ। खड़ी बोली हिंदी की कहानी साहित्य की शिल्प विधि और समूचा विकास युग इन्हीं के व्यक्तित्व से प्रतिष्ठित हो सका। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि गत 50 वर्षों से हिंदी की जो अनन्य साधना की जा रही थी उसी के फलस्वरूप कहानी साहित्य संसार में गुलेरी, प्रसाद और प्रेमचंद के सिंह द्वार खुले। यह हिंदी कहानी का सौभाग्य ही माना जाएगा कि जिन साहित्यिक मनीषियों द्वारा इसका आविर्भाव हुआ उन्हीं की सतत साहित्य साधना से इसका विकास भी हुआ। कहना ना होगा कि गुलेरी, प्रसाद और प्रेमचंद के व्यक्तित्व से पृथक पृथक कहानी संस्थानों का कहानी के विभिन्न रूपों का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप अन्य अनेक अमूल्य कृतियां सामने आई। कहानी कला और शिल्प विधि विकास के क्रम में प्रसाद और प्रेमचंद से पहले गुलेरी का स्थान निश्चय ही महत्वपूर्ण है। गुलेरी की कहानियां कला के विकास के सिंह द्वार हैं। वे प्रभाव, प्रेरणा और साहित्यिक उद्वेलन की दृष्टि से एकांत और स्वतंत्र स्थान तो रखते ही हैं, अतः ऐतिहासिक दृष्टि से गुलेरी की कहानियों का पृथक रूप से अध्ययन, अनुशीलन, विवेचन और विश्लेषण अपना अलग मूल्य रखता है। छात्रों, मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा और नए आयाम देने वाले प्रख्यात कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था आज भी शिल्प, संवेदना और विषय वस्तु की दृष्टि से
उतनी ही चर्चित, प्रासंगिक और प्रेरणास्पद है जितनी उन दिनों थी। लोक जीवन में यह कहानी मानो इस तरह बस गई है, याद हो गई है कि सामान्य से सामान्य नागरिक भी इसे लोक कथा की तरह सुनाने लगे हैं। किसी भी कथाकार के कथा कौशल का उत्कर्ष इससे बड़ा और क्या हो सकता। छात्रों, आइए अब इस कहानी के कथानक पर दृष्टि डाली जाए। कथानक किसी भी कहानी का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कथानक का निर्माण घटनाओं और पात्रों के पारस्परिक संयोग से होता है, जो द्वंद्व रूप में परिवेश में विद्यमान रहती है और जिसको साहित्यकार कार्य कारण संबंध पर विकसित करता है। छात्रों, इस कहानी का कथानक 5 अंकों में विभाजित है। इसका कथानक लहना सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। जब भी इस कहानी को पढ़ें तो अपने आप ये महसूस होता है कि कभी अपने अंदर के लहना सिंह से मिल रहे होते हैं, कभी हम सूबेदारनी हो जाते हैं, कभी वजीरा सिंह बन जाते हैं और कभी बोधा सिंह, तो कभी अमृतसर के साथ घूमने लगते हैं। हम प्रेम के साथ उसके असल रूप में मुखातिब हो रहे होते हैं, जो अब दिल के लाल निशानों से अटे संदेशों में गुम दिखाई देता है। जाहिर है, इस कहानी की कथा वस्तु के भीतर, इस कहानी के कथाकार के शिल्प में शीर्षक, कथानक, पृष्ठभूमि और संवाद सभी एक से बढ़कर एक हैं। 8 से 105 साल पहले प्रकाशित इस कहानी की एक अद्भुत विशेषता है कि इस कहानी में फ्लैश बैक, जिसको स्मृत्यावलोकन कहा जाए, तो ऐसे फ्लैश बैक का भी प्रयोग किया गया है। अमृतसर के बाजार में लड़की से इंकार सुनने के बाद नायक परेशान होकर घर पहुंचता है और उसके बाद इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की खंदकों का दृश्य खुलता है और यहीं से कहानी के विकास को एक नई गति प्राप्त होती है। कहानी के प्रारंभ में अमृतसर के बाजार की चहल पहल है, इक्के और तांगे वालों की आवाज है, हटो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा की आवाज करते हुए सड़क पर ये इक्के वाले और टांगे वाले आवागमन कर रहे हैं। इन बम्बू कार्ट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की, जो दोनों एक दूसरे के प्रति अजनबी हैं, दोनों की भेंट होती है। लड़का मामा को केस धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। इस प्रकार दोनों का किसी न किसी दुकान पर अब मिलना नित्य और नैमित्तिक हो जाता है। लड़का संकोच से लड़की से पूछता है कि क्या उसकी कुड़मई हो गई है, और लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह अपना रेशमी शालू दिखाकर कह देती है, हाँ हो गई। लड़का यह उत्तर आशा के विरुद्ध सुनकर भौचक्का रह जाता है। वह रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेलता हुआ, छाबड़ी वाले को ठोकर मारता हुआ, कुत्ते को पत्थर मारता हुआ, नहाकर आती हुई एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाकर घर वापस आता है। छात्रों, ये तो इस कहानी के प्रारंभ के दृश्य हैं। कहानी का मध्य और कहानी का अंत इस कहानी के नायक के दूसरे स्वरूप का दिग्दर्शन कराता है। अमृतसर के बाजार में इस लड़के और लड़की की मुलाकात के बाद घटना के 25 वर्ष के बाद कहानी का दृश्य बदलता है। अब यह बालक सिख लहना सिंह जमादार के रूप में सामने आता है, जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करने के लिए प्रस्थान कर रहा है। लड़ाई पर जाने के पूर्व वह सूबेदार से मिलने जाता है। वहां उसे ज्ञात होता है कि सूबेदार की पत्नी वही लड़की है
जो बचपन में उसे अमृतसर में मिली थी और अनेक बार धत्त कहकर भाग गई थी। उसने लहना सिंह से कहा। उस सूबेदारनी ने कहा कि एक बार जब मैं तांगे के नीचे आ गई थी तो आपने मेरी रक्षा की थी और स्वयं तांगे के पहिए के नीचे चले गए थे। तुमको ज्ञात है कि तुम्हारे सूबेदार मेरे पति और बोधा सिंह मेरा पुत्र है। दोनों तुम्हारे साथ लड़ाई में जाएंगे। तुमसे मेरी अंतिम प्रार्थना है कि जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा की थी उसी प्रकार संकट काल में इन दोनों की रक्षा करना। यह कहकर वह अंदर चली गई और लहना सिंह बाहर निकल आया। अब कथानक अपने अगले सोपान की तरफ आगे बढ़ता है और दृश्य आता है फ्रांस और बेल्जियम के मैदानों में जर्मनी से भयंकर युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में लहना सिंह घायल होकर के भी सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करता है और अपने उस वचन को पूरा करता है जो उसने सूबेदारिन को दिया था। इस प्रकार घायल हो जाने के कारण लहना सिंह की फ्रांस और बेल्जियम के मैदान में मृत्यु हो जाती है और कहानी लहना सिंह की इस शहादत के साथ समाप्त हो जाती है। इस कहानी के प्रकाशन वर्ष से लेकर के आज तक 105 वर्षों की अवधि में इस कहानी ने एक विधा के तौर पर अब कई सोपान तय कर लिए हैं। कोई जादुई यथार्थवाद, कोई सरल कहानी, कोई ऐसी कहानी, कोई वैसी कहानी। लेकिन छात्रों, इस कहानी में ऐसा क्या है कि यह हर बार नई लगती है? यही इस कहानी के कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक विराट विशेषता है। इस कहानी के संदर्भ में दो साहित्य समीक्षकों का मत मैं उद्धृत करना चाहूंगा। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं इस कहानी पर, सुन लें। आचार्य शुक्ल का कहना है, उसकी घटना ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर इसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स निवृत्ति नहीं है। इसी प्रकार कथा वस्तु, संगठन, कथा वस्तु की व्यापकता, कथा की गतिशीलता पर आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के शब्दों में कहा जा सकता है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी बहुत अधिक स्थान और समय घेरती है और कहानी के वर्णन प्रतिमानों को देखते हुए इसे विराट या महाकथा कहा जा सकता है। छात्रों, इस कथा वस्तु संगठन में जिज्ञासा का भाव है, उत्सुकता का भाव है। कहानी का शीर्षक पढ़ते ही पाठक के हृदय में जिज्ञासा जागृत हो जाती है, उसके मन में अनेक प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। किसने कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, आदि प्रश्न। और पाठकों की यह जिज्ञासा कहानी के अंत में युद्ध के मैदान में लहना सिंह की शहादत के साथ सुखद रूप से समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष रूप से उसने कहा था, कहानी की संवेदना या कथा वस्तु की विशेषताओं को स्क्रीन में अंकित पॉइंट्स के साथ, बिंदुओं के साथ सरल रूप से समझा जा सकता है। व्यक्तिगत प्रेम से राष्ट्र प्रेम तक के उदात्त प्रेम की यात्रा, किशोरावस्था का मनोविज्ञान, राष्ट्र प्रेम और वीरता, विश्वास और प्रेम का अनूठा संगम, कर्तव्यपरायणता और प्रेम का संगम, निडरता और चातुर्य का पात्र और चरित्र चित्रण, ये कहानी का अन्यतम तत्व है, क्योंकि पात्र और चरित्र कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं।
आधुनिक कहानियों में कहानीकार का ध्यान मुख्य रूप से चरित्र चित्रण पर केंद्रित रहा है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। वह पाठक के हृदय पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाने वाला पात्र है। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह, वजीरा सिंह आदि अन्य उल्लेखनीय पात्र हैं। लहना सिंह में प्रेम, त्याग, बलिदान, विनोद वृत्ति, बुद्धिमता और सतर्कता आदि अनेक गुण मिलते हैं। अगर उसमें बुद्धिमता और सतर्कता ना होती तो पूरी सेना की टुकड़ी मार दी जाती और शायद कहानी आगे नहीं बढ़ती। अगर इस पात्र में प्रेम और त्याग नहीं होता तो शायद लहना सिंह का बलिदान भी नहीं हुआ होता। लहना सिंह सूबेदार से कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मारकर अकेला ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा। ये वाक्य लहना सिंह के शौर्य को, पराक्रम को, उसकी वीरता को, उसके दृढ़ संकल्प शक्ति को पाठकों तक प्रदर्शित करते हैं। लहना सिंह जर्मन लेफ्टिनेंट को पहचानकर बुद्धिमता का परिचय भी देता है। बीमार बोधा सिंह को अपने दोनों कंबल ओढ़ाकर, ओहर कोट और जर्सी पहनाकर और स्वयं ठंड को महसूस करता हुआ अपनी संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। लहना सिंह की सबसे बड़ी विशेषता त्याग और बलिदान की भावना है। वह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राण बचाता है और स्वयं मर जाता है। लहना सिंह जब कहता है, जनरल साहब ने जब हट जाने का हुक्म नहीं दिया तो सूबेदार बीच में उसकी बात काटकर मुस्कुराकर कहता है, नहीं तो बर्लिन पहुंच जाते। वजीरा सिंह बड़ा हंसमुख व्यक्ति है। हंसी की बातें कहकर वह सभी को ताजा कर देता है। वहीं सूबेदारनी एक भावुक, स्नेहशील नारी है जो अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए लहना सिंह से प्रार्थना करती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी के सभी पात्रों का चरित्र चित्रण सुंदर है, स्वाभाविक है और प्रयोगशाली है। कथा इतनी मार्मिक है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाठक का दिल माझे के लहना सिंह के लिए रोता है। लहना सिंह का त्याग और बलिदान पाठक की स्मृति में स्थायी हो जाता है। संवाद और कथोपकथन। छात्रों, संवाद कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। संवादों के माध्यम से कथानक को गतिशीलता मिलती है, जिसमें पात्र और चरित्र चित्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहानी में संवाद छोटे छोटे और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। इस कहानी में अधिकांश विकास संवादों के माध्यम से ही किया गया है और कहानी की शुरुआत किशोरावस्था के प्रेम के आकर्षण से शुरू होती है और अंतिम परिणति त्याग एवं बलिदान के संवादों के दुखांत से शुरू होती है। इसका उदाहरण, अमृतसर के बाजार में किशोर लड़के और लड़की की मुलाकात। लड़के के द्वारा प्रश्न पूछा जाना, तेरे घर कहाँ है? लड़की का जवाब, मगरे में। और लड़की का प्रश्न, और तेरे? मांझे में। यहां कहाँ रहती है? अमृतसर की बैठक में, वहां मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहां आया हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इसी प्रकार अब आप देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो अनुराग का भाव है, शौर्य का भाव है, निष्ठा का भाव है,
ऐसे भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहानीकार ने इस प्रकार के संवाद अभिव्यक्त किए हैं कि लपटन साहब के साथ लहना सिंह के साथ का संवाद का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? ऐसे संवाद निश्चित रूप से राष्ट्रीय भावना को या अपनी मिट्टी के प्रति अनुराग को या एक सिपाही के मनोविज्ञान को अभिव्यक्त करने वाले हैं। इसी प्रकार इस कहानी के संवादों में कहीं कहीं पर प्रहसन का भाव है, हास्य का भाव है और सैनिकों के परस्पर हंसी मजाक के संवाद कहानी को बहुत रोचक बनाते हैं। कुल मिलाकर के संपूर्ण कथा वस्तु को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, पात्रों की मनोवैज्ञानिकता को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से या इस कहानी को पढ़ने वाले पाठकों की जिज्ञासा को उत्पन्न करने, पाठकों के मन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और प्रश्नों के समाधान की दृष्टि से इस कहानी के संवाद और कथोपकथन श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। देश काल या वातावरण, आइए इस दृष्टि से इस कहानी पर विचार करें। कहानी का कथानक देश काल और वातावरण में ही आकार ग्रहण करता है। परिवेश के बिना कथा का विकास संभव नहीं होता, क्योंकि साहित्यकार अपने परिवेश से कथा सूत्र ग्रहण कर उसे अपनी कल्पना तत्व के आधार पर विकसित करता है। कहानी का वातावरण बनाने में लेखक पूर्ण रूप से सफल रहा है। आरंभ के दृश्यों में अमृतसर में चलने वाले बंबू कार्ट वालों की मधुर वार्तालाप का वर्णन है और यह बताया गया है कि दूसरे शहरों के इक्के वाले जहां कर्कश और अश्लील शब्दों में रास्ता साफ करते कराते घोड़ों को संबोधित करते हैं, वहीं अमृतसर के ये लोग तंग चक्करदार गलियों में भी सब्र और प्रेम का समुद्र उमड़ा देते हैं। निश्चित रूप से इस ऐसे देश काल या वातावरण के माध्यम से कहानीकार ने अपनी संवेदनशीलता को ही प्रकट किया है। बंबू काट वालों की भाषा देखिए किस प्रकार की है। क्यों खलासी जी, हटो भाई जी, ठहरो भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा आदि कहकर के वे अपना रास्ता बनाते हैं। इस कहानी में फ्रांस में युद्ध का वातावरण कहानी के प्रभाव को बहुत गहरा बना देता है। कुल मिलाकर के चाहे वो अमृतसर के बाजार का दृश्य हो, यहां देशकाल और वातावरण की सृष्टि अमृतसर के बाजार के अनुरूप। अब कहानी का दृश्यांतरण युद्ध के मैदान में होता है, वहां देशकाल और वातावरण की अलग पहचान, अलग वातावरण, अलग निर्माण। छात्रों, जिस समय यह कहानी लिखी जा रही थी उस समय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और उस समय ब्रिटिश फौजें फ्रांस में थीं और जर्मनी से लड़ रही थी। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था और यहाँ के लोग ब्रिटिश फौज के अंग थे। ऐसे में पंजाब के परिवार फौजों में प्रायः भर्ती होते चले आए हैं। लड़ाई का वर्णन सचित्र रूप में किंतु संक्षिप्त में लेखक करता है और उस खंदक की ओर ले जाता है जिसमें कुछ भारतीय सैनिक हैं। जिस खाई में कहानीकार लोगों को ले जाता है वह पहले से ही लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह आदि मौजूद हैं। इसके साथ ही लेखक ने उस समय के अमृतसर के जीवन को सजीव कर दिया है। अतः हम ये बेबाक कह सकते हैं कि इस कहानी का देशकाल बहुत प्रशंसनीय है, जो कहानी को यथार्थ बनाने में सहयोग प्रदान करता है।
छात्रों, भाषा शैली की दृष्टि से अगर इस कहानी पर विचार किया जाए तो भाषा शैली और तकनीक तीनों ही दृष्टि से यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय यह कहानी प्रकाश में आई, उल्लेखनीय है, उस समय तक प्रेमचंद और प्रसाद ने कहानी में इतना विकास नहीं किया था। उस समय इतने परिपक्व गद्य सबके लिए आश्चर्य का विषय था। डॉक्टर नगेंद्र जैसे प्रसिद्ध समीक्षक भी इस कहानी को अपने समय से 35-36 वर्ष आगे की कहानी स्वीकार करते हैं। इस कहानी की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा है, जिसमें पंजाबी, उर्दू, फारसी के शब्द भी बीच बीच में सहज और स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत प्राणवान बन गई है। कुछ उदाहरण जैसे 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, जरा तो आंख लगने दी होती, आंख मारते मारते आदि प्रयोग, लोकोक्तियां, कहावत और मुहावरे भाषा में जो बोलचाल की मिठास है, उस मिठास को प्रस्तुत करते हैं। भाषा शैली को अगर बिंदुओं में बांटा जाए, अलग अलग विशेषताओं में देखा जाए, तो भाषा शैली की ये विशेषताएं हो सकती हैं: पूर्वदीप्ति शैली, चित्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, कल्पनाशील शैली, आंचलिक शैली और भाव प्रधान शैली। निश्चित रूप से कथानक की भाषा अनेक प्रकार के भावों को धारण करती है और साथ ही पंजाब प्रांत की भाषाएं और उस बोलियों के शब्द जो हैं इस कहानी में प्रयुक्त किए गए हैं, जो इस कहानी की आंचलिकता का दिग्दर्शन कराते हैं। कहानी की भाषा तत्सम शब्द प्रधान होते हुए भी व्यवहारिक है। वह सरल है, प्रसंग के अनुकूल है। प्रादेशिक भाषा के शब्द प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक हो गई है। उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग के साथ साथ संस्कृत और पंजाबी के कुछ अंशों का ज्यों के त्यों उद्धृत कर देने से भाषा जो है, शैली जो है, वो साहित्यिक हो गई है। भाषा में समास प्रधान शैली का अनुभव होने लगता है और बीच बीच में आए हुए मुहावरे मानो भाषा को श्रृंगारिकता से युक्त करते हैं। मृत्यु शैया पर पड़े लहना सिंह के मुख से प्रयुक्त भाषा के माध्यम से कहानीकार ने मार्मिकता, करुणा जैसे भावों को बहुत सकुशलता के विवेचना के अंतिम सोपान में आइए इस कहानी के उद्देश्य पर विचार कर लिया जाए। इस कहानी का प्रयोजन क्या है? इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? या इस कहानी की स्वोद्देश्यता की सार्थकता क्या है? छात्रों, प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। कोई भी कहानी निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती, इसलिए उद्देश्य का होना आवश्यक है। इस कहानी का उद्देश्य निस्वार्थ, त्यागी, वीर, बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए मरते हैं ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। माझे का लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस कहानी का उद्देश्य जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना है। यह कहानी किशोरावस्था की सच्ची, निर्मल, सात्विक प्रेम भावना से युक्त है। लेखक इस कहानी में एक ओर सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर रणबांकुरे वीर सैनिक के नेतृत्व क्षमता
वीरता, शौर्य, बलिदान की भावना दिखाकर सच्चा कर्तव्य मार्ग दिखाता है। गुलेरी जी ने इस कहानी के उद्देश्य में राष्ट्र के उत्थान तथा प्रगति को प्रमुख स्थान दिया है। यह कहानी त्याग, वीरता और बलिदान के प्रेरणा से ओतप्रोत है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से एक बहुत ही सफल कहानी है, जिसने लहना सिंह के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्राणपालक, त्याग और बलिदान आदि का संदेश दिया है। वास्तव में इसकी कहानी कला के कारण ही कुछ समीक्षक इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी का गौरव प्रदान करते हैं। इस कहानी में शुद्ध सात्विक प्रेम के दर्शन होते हैं, जिसमें समाज की सामाजिकता का भान भी लेखक ने अवश्य ही किया है। क्योंकि अगर समाज में कोई बात किसी की भलाई के लिए हो तो जो लोग सदैव दूसरों के लिए जीते हैं और अपने प्राणों की बाजी उन बातों के लिए लगा देते हैं जिनको दिए गए वचनों के माध्यम से सत्य करना होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में भी ऐसे कई दर्शन हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें यह कहानी भी इस तरह का अद्भुत नजारा पेश करती है। इस दृष्टि से कहानी में सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता का जो सत्यम शिवम सुंदरम के निहितार्थ को प्रकट करती है, हिंदी गद्य विधा में इतनी सरल सपाट बानी में गुलेरी जी ने अपनी कलम का जो चमत्कार प्रकट किया है, जिसमें भारतीय सच्चे सैनिक सपूत का भान भी कराया है कि किस प्रकार एक सैनिक अपने देश के लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है और किसी को किया गया वादा इस प्रकार पूरा करता है कि स्वयं अपने प्राणों को त्याग कर अमर हो जाता है। वास्तव में उसने कहा था हिंदी की ऐसी पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है, समृद्ध बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनेक कहानियां लिखी गई हैं, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। हिंदी कहानी के प्रारंभ काल में ही ऐसी श्रेष्ठ रचना का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना है। आलोचकों की दृष्टि में 1915 ईस्वी में प्रकाशित उसने कहा था कहानी ने विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। इस कहानी का शीर्षक वाकई बहुत आकर्षक है। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में हैं। जो इस कहानी को पढ़ेगा वह जीवन भर इस कथा को भूल नहीं पाएगा। छात्रों, अंत में विचार करें कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था कि जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया। यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना तो कोई प्रेम सप्ताह मनाती है, ना प्रेम दिवस और ना गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना वादे किए जाने का, लेकिन इसके लिखे जाने के 105 वर्षों के बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो बहुतों की स्मृति में सबसे पहले इस कहानी का नाम आता है। बीबीसी के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। आलोचक नामवर सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसने कहा था का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके मुताबिक अभी इसे और समझें और पढ़े जाने की जरूरत महसूस होती है। छात्रों, ये तो था उसने कहा था कहानी का विवेचन। मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पर विराम देता हूँ। सुनने के लिए आभार और नमस्कार।